नमस्कार। 4 बज चुके हैं। आप सभी उपस्थित हो रहे होंगे। सबसे पहले आज गिरिराज प्रसाद शर्मा जी उपस्थित हुए हैं, आपको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। सोनल पटेल जी, मोनिका पाटिल जी, ये सभी चिकित्सक समय पर उपस्थित होते हैं, बड़ी अच्छी बात है। कल हम लोगों ने स्टेरिलिटी के बारे में, बंधुत्व के बारे में चर्चा की थी। आज क्लाइब्य के बारे में चर्चा करेंगे। पहले कुछ प्रश्न ले लेते हैं। गरिमा शर्मा का प्रश्न है, बल्कि यूट्रस और एंडोमेट्रियोसिस साथ ही डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग का पेशेंट है, उसको कैसे ट्रीट करें। बल्कि यूट्रस और एंडोमेट्रियोसिस के लिए तो निश्चित रूप से आप पहले विरेचन करा दें पेशेंट का। पंचतिक्त घृत से आप भ्यांतर स्नेहपान करने के पास विरेचन करा दें। और इसमें बल्कि यूट्रस और एंडोमेट्रियोसिस के लिए लेखन बस्ती का प्रयोग करें। लेखन बस्ती से इसमें अच्छा लाभ प्राप्त होगा। डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। इसमें भी शोधन करने से पेशेंट पे आराम प्राप्त होगा। बहुत अधिक ब्लीडिंग हो रही हो तो बोलबद्ध रस, प्रवाल पिष्टी, मंडूर भस्म। बोलबद्ध रस 250 मिलीग्राम, मंडूर भस्म 250 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम दिन में 2-3 बार दें। प्रद्रांतक लौ का भी प्रयोग इसमें अति उत्तम है। पुष्यानुक चूर्ण भी, ये जो डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग है उसमें पुष्यानुक चूर्ण का भी अच्छा कार्य होगा। तो इस तरीके से शोधन करने के पास फिर संक्रमण चिकित्सा आपको करना है। इसके अलावा एक एलासिन की टैबलेट है, एलोज कंपाउंड। एलोज कंपाउंड 2-2 गोली दिन में 3 बार पेशेंट को दें, तो जो तीनों बीमारियां आपने बताई हैं उसमें पेशेंट को आराम मिलेगा। इसके अलावा कुमारी आशो 2 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम पेशेंट को देना चाहिए, इससे लाभ होगा। जगपाल सिंह मेल पेशेंट है, 47 इयर्स एज है उसकी। लिप्स एवं जेनाइटल एरिया में विटिलिगो है। आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि लिप्स में, तलवे में, गदेली में यदि विटिलिगो है तो असाध्य की श्रेणी में आता है। लेकिन अगर 1 साल से बीमारी है तो निश्चित रूप से आप उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप संशोधन चिकित्सा करें। सूत्राणाम सविशेषम योक्तव्यम सर्वतो विशुद्धानाम सूत्रे संसनाम अग्रिम मलपूरस स्थे करता। यानी सबसे पहले जो शोधन की प्रक्रिया कुष्ठ में बताई गई है वो श्वेत कुष्ठ में भी आपको करना है। उसके बाद विशिष्ट चिकित्सा का उल्लेख है, उसमें कठगूलर और गुड़, मलपूरस को कठगूलर कहा गया है, गुड़ के साथ इसका सेवन कराना चाहिए। इससे श्वसन क्रिया होती है। अगर कठगूलर ना मिले तो अमलतास और गूदा का प्रयोग आप 20 ग्राम की मात्रा में कर सकते हैं। उसके बाद एक काढ़ा है जो आपको हमेशा के लिए कम से कम 3-4 महीना दीजिए, इससे आराम प्राप्त होगा। उसमें कठगूलर, अमलतास, विजयसार, प्रियंगु और सौंफ। मलपू असनम प्रियंगु सत्पुष्पाम चामसा समुत्क्वात पलासम वाक्षारम फणितो वेतम यथाबलम। इस काढ़े का प्रयोग करना चाहिए। वाकुची का लेप लगाते हैं मूली बीज के साथ, लेकिन इन दोनों अवस्थाओं में लेप लगाना उचित नहीं है, क्योंकि होठों में फिर परफोरेशन या फफोले पड़ सकते हैं। तो इसकी जगह चाल मुगरा तेल दोनों स्थान में लगाएं। वाकुची तेल भी
आप लगा सकते हैं। वाकुची तेल आप 50 ml और चाल मोगरा तेल 50, दोनों को मिला लें और सुबह शाम दोनों टाइम पेशेंट में सेवन कराएं। इसके अलावा आरोग्यवर्धनी 2 गोली सुबह शाम, शिलालेख बटी 1 गोली सुबह शाम को देना चाहिए। गंधक रसायन 250 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम, रस माणिक्य 60 मिलीग्राम। ऐसे ही दिन में 2-3 मात्राएं पेशेंट को देना चाहिए। इसके अलावा महामंजिष्ठाधिक्वाथ खदिरारिष्ट 2-2 चम्मच, 2-4 चम्मच पानी भोजन के बाद, तो इसमें निश्चित रूप से आराम प्राप्त होगा, लेकिन थोड़ा टाइम लेता है, जल्दी ठीक नहीं होता। लगभग आप 4 से 5 महीने तक ट्रीटमेंट आपको देना पड़ सकता है। डॉक्टर शिल्पा मिश्रा, उनका फीमेल पेशेंट है 20 ईयर्स, फाइब्रो एडिनोमा हुआ है उनको। आप जानते हैं नॉन कैंसरस ब्रेस्ट ट्यूमर इसे कहा जाता है। ये खास तौर से यंग वुमेन में होता है। लगभग 15 से 35 वर्ष की आयु वाले वुमेन को इस प्रकार का ट्यूमर ब्रेस्ट में हो जाता है। ये छूने पर बड़ा मुलायम होता है, रबरी जैसे रबड़ हो ऐसा लगता है, और इसके बॉर्डर भी अच्छे डिफाइन होते हैं, पेनलेस होता है, और जब उसको छूते हैं तो इजीली मूवमेंट उसका होता है। ये इसकी खास पहचान है। इसी को बोलते हैं फाइब्रो एडिनोमा। तो ये एक प्रकार का ट्यूमर है। जैसा कि ट्यूमर हमारे आयुर्वेद में अर्बुद कहा है। अर्बुद का यदि हम देखें संप्राप्ति और उसके भेद, तो आपको चिकित्सा करने में सरलता जाएगी। गात्र प्रदेशे कुचद्यो दोषाः सम्मूर्छिता मांसम अभिप्रदोष्य वृत्तम स्थिरम मंदरजम हंतम अनंत मूलम चिरवृद्ध पाकम करोति मांसोपचयम तु शोभम तम अर्बुदम शास्त्रबुदो वदन्ति वातेन पित्तेन कफेन च विरक्तेन मांसेन च मादसाम वा। खास तौर से मेद, मांस और मेद की दृष्टि से ये अर्बुद रोग होता है, और ये त्रिदोष के कारण होता है। तीनों दोष से प्रभावित होते हैं। जैसा कि गुल्म में कहा गया है, महारुजम दाहपरीतम अशुभोन्नतम शीघ्र विदाही दारुणम मना शरीराग्नि बला प्रधान त्रिदोषम गुल्मम असाध्यम आदि से। तो जब पेन होने लगे या स्राव होने लगे तो निश्चित है वो कैंसरस होता है। यहाँ पर नॉन कैंसरस है। ऐसी अवस्था में पेशेंट में विरेचन करा दें। पंचतीर्थ घृत से आभ्यंतर स्नेहपान, पहले दीपन पाचन दे दें 3-4 दिन। आभ्यंतर स्नेहपान करने के पश्चात फिर विरेचन करा दें। विरेचन करने के पश्चात फिर इसमें लेखन वस्ती देवें। लेखन वस्ती जैसा आप जानते हो, त्रिफला है, वायविडंग है, गिलोय है, सुंठी है, नागरमोथा है। इनको 50-50 ग्राम लेकर के 300 ml काढ़ा बना लें, और इसमें गोमूत्र या गोमूत्र क्षार 50 ml, 50 ml शहद, यवक क्षार 10 ग्राम और 5 ग्राम सेंधव मिला करके आप वस्ती देवें। इससे बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा कांचनादि गुगुलू आरोग्यवर्धनी 2-2 गोली दिन में 2 बार पेशेंट को देना चाहिए। चूर्ण के रूप में त्रिफला चूर्ण और विडंग, त्रिफला और विडंग बराबर मात्रा में ले लें। 1-1 चम्मच दिन में 2 बार लगातार 2-3 महीने तक पेशेंट को दें। आनंद आयुर्वेद पेशेंट है, उनका फीमेल 40 ईयर्स है। गाल ब्लैडर पॉलिप 5 mm की पॉलिप है। क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं? इसमें भी लेखन क्रिया करनी पड़ेगी। यहाँ लेखन वस्ती पहले तो विरेचन करा दें। विरेचन करने के पश्चात लेखन वस्ती दें, जो मैंने अभी बताई। और इसके अलावा इसमें कुटकी 100 ग्राम, गोक्षोर 50 ग्राम, ककड़ी बीज 50 ग्राम और शतावरी 50 ग्राम, इनका बारीक चूर्ण तैयार करें। 1-1 चम्मच दिन में 2 या 3 बार दें। जो गाल ब्लैडर स्टोन में दवाइयाँ दी जाती हैं वो सभी गाल ब्लैडर पॉलिप में भी हम दे सकते हैं। तो GS ट्रिप्सी एक टेबलेट आती है, उसका भी आप सेवन करा सकते हैं। ये जो मैंने योग बताया, इसी योग से टेबलेट बनी हुई है। 2-2 गोली दिन में 2 बार।
रजनीश शर्मा, कर्म पूर्ण विधि। कर्म पूर्ण विधि की कोई बहुत ज़्यादा इसमें विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा ग्रीवा के ऊपर वाह्य अभ्यंग कर लें। वाह्य अभ्यंग करने के बाद नाड़ी स्वेद कर लें। नाड़ी स्वेद न हो तो गर्म पानी में टॉवल भिगो करके और ग्रीवा के ऊपरी भाग में मालिश करने के बाद सिकाई कर दें। मालिश जो है नारायण तेल से, दशमूल तेल से या मूर्छित तेल से आप कर सकते हैं। इसके पश्चात फिर कान में 4 से 6 बूंद तेल डालें, जैसे हिंगवारी तेल है, बिलवारी तेल है ना, या सरसों तेल से सिद्धित सरसब तेल से सिद्धित तेल का भी कर्ण पूर्णन में हम प्रयोग कर सकते हैं। तो 4 से 6 बूंद डालना चाहिए। डालने के बाद कॉटन से उसको बंद कर दें ताकि थोड़ी देर वो रुक जाए। और इसमें कोई खास विधि नहीं होती है। जहाँ तक कर्णपूर्ण और नस्यकर्म साथ साथ करने का प्रश्न है तो एक साथ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। शुभम सिंह, वस्ती विधि और सियाटिका में कौन सी वस्ती श्रेष्ठ है? वस्ती विधि, सबसे पहले जिस व्यक्ति को वस्ती लगाना है तो एक दिन पहले रात्रि में त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच दे दें ताकि मोशन सुबह क्लियर हो जाए। वस्ती देने में फिर सुविधा होती है। जैसे कि आपको मालूम है, काल वस्ती, कर्म वस्ती और योग वस्ती। कर्म वस्ती 30 वस्तियों की होती है, काल वस्ती 16 वस्तियों की और योग वस्ती 8 वस्तियों की। तो जो क्रम आपको देना है पेशेंट की उपलब्धता के आधार पर आप चयन कर लें और इनको देना है। जैसे मान लीजिए योग वस्ती देना है तो पहले एक अनुवासन, फिर अनुवासन आस्थापन, क्रमशः 3-3, 3 और 3 6, शुरू में अनुवासन दिया 7 और लास्ट में एक अनुवासन। यदि आपको कालवस्ती देना है तो प्रथम अनुवासन, फिर अनुवासन आस्थापन, क्रमशः 6-6, तो 6 दूनी 12, एक आपने दी पहले 13 और लास्ट में 3 अनुवासन। इस तरीके से 16 वस्ती। 30 वस्ती देना है तो पहले अनुवासन, फिर अनुवासन आस्थापन, क्रमशः 12-12, तो 12 दूनी 24, एक अनुवासन पहले दिया आपने 25 और लास्ट में 5 अनुवासन। इस तरीके से क्रम से आप वस्ती देना है। वस्ती देने के पहले वाह्य अभ्यंग और वाह्य स्वेदन कराना चाहिए। इसके बाद रोगी को शिक्षित कर दें कैसा आपको करना है। जब आप वस्ती देते हैं तो रोगी को वाम करवट लेकर के वस्ती देना चाहिए। तो दक्षिण पाद जो है ऊपर उठा ले और जो वाम पाद है वो सीधा रहना चाहिए। दक्षिण हस्त जो है वो क्रॉस करके ऊपर होना चाहिए। लेफ्ट जो है बगल में ही होना चाहिए, अर्थात लेफ्ट लेटरल पोजीशन में हम ये वस्ती देते हैं, क्योंकि इस स्थिति में गुदा और जो अमलाशय है वो एक सीध में रहता है। तो ये पोजीशन दे करके फिर वस्ती देना है। वस्ती देते समय ध्यान रहे कि वायु का प्रवेश ना हो। तो जब वस्ती पुटक में आप औषधि भरते हैं या इनेमा कैन में आप भरते हैं तो आप पहले थोड़ा प्रारंभ कर दें, निकाल दें, वायु को निकाल दें ताकि वायु का कोई भी जो बुलबुला है वो अंदर न जाने पाए। दूसरी बार जब आप वस्ती देते हैं तो पूरा का पूरा द्रव्य अंदर नहीं डालना चाहिए, थोड़ा शेष बचा लेना चाहिए, क्योंकि अगर पूरा का पूरा द्रव्य डाल देंगे तो वायु के जाने की संभावना है। दूसरी बात, वस्ती दाता ये गुण आपको याद में रखना है। सवात, अति द्रुत, उक्षिप्त, तिर्यक, उल्लिप्त मंत्र, यानी तिर्यक नहीं देना चाहिए, उल्लिप्त नहीं देना चाहिए, जल्दी नहीं देना चाहिए। वस्ती नेत्र का अधिक प्रवेश न करें, न बहुत बाहरी रहे। सवात, अतिद्रुत, उक्षिप्त, तिर्यक, उल्लिप्त कंपिता, अतिवैहक, मंदाति वेग, दोषाः, प्रणितता, ये ध्यान में रखना है। वस्ती नेत्र के बारे में ध्यान रखना है। ह्रस्वम दीर्घम तनु स्थूलम जीर्णम शिथिल बंधनम पार्श्व सिद्धम तथा वक्रम अष्टौ नेत्राणि वर्जयेत। वस्ती नेत्र सीधी होना चाहिए। आजकल तो कैथेटर में देते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कैथेटर का अग्रभाग आप काट दीजिए, क्योंकि पार्श्व में छिद्र होता है उसमें, और कटे हुए पोर्शन को थोड़ा सा उसको ब्लेड से छील दीजिए ताकि वो मुलायम हो जाए। और इस तरीके से आप 4 अंगुल ही अंदर डालते हैं, ये ध्यान रखिए। कैथेटर को 4 अंगुल ही डालना है। तो 4 अंगुल के पास में निशान बना लीजिए, उतना ही उसको डालिए। औषधि द्रव्य जो है बहुत धीरे धीरे आपको डालना है। औषधि द्रव्य हमेशा सुखोष्ण होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, सुखोष्ण होना चाहिए। तो ये सिंपल सी विधि है
आप देखेंगे अनुवासन जो है आपकी कम से कम 6 घंटा 12 घंटा तक रुकना चाहिए। अनुवसन्नप ने दूष्यते अनुदूषम बाध्यति इति अनुवासनम। 6 घंटा 24 घंटा रुके या वापस ना आए तो ये वस्ती श्रेष्ठ है, तभी लाभ करती है। यदि वस्ती तत्काल वापस आ जाए, 1 घंटे में आ जाए, 2 घंटे में आ जाए, तो आपको मात्रा को रिड्यूस करना चाहिए। सामान्यतः हम मात्रा वस्ती देते हैं और मात्रा वस्ती की सामान्य मात्रा आप जैसे जानते हैं 6 तोला है, 60 ml है, उसको भी देने से मुश्किल से आधा घंटा 1 घंटे में वापस आ जाती है। ऐसी अवस्था में वस्ती की मात्रा को कम कर देना चाहिए, इसे आधा कर दें। जैसे मैं हमेशा 30 ml ही अनुवासन वस्ती देता हूँ ताकि वो रुके तभी उसका कार्य हो। ये आपको पेशेंट में ध्यान रखना है। वस्ती देने के बाद रोगी को सीधा लिटा दें, पैर को थोड़ा पैर के नीचे चारपाई में ईंटा वगैरह रख दें ताकि थोड़ा ग्रेविटेशन मतलब सिर की ओर आने लगे, ताकि वस्ती थोड़ा देर रुके। जैसे निरूह वस्ती कम से कम 10 से 15 मिनट रुक जाए तो अच्छा कार्य होता है। तत्काल वापस आ जाती है तो उतना अच्छा कार्य नहीं होता है। और जैसे मैंने अनुवासन बताया वो 6 घंटा 12 घंटा या 24 घंटा यदि वापस भी ना आए तो भी इसके लिए श्रेष्ठ है। तो इतना ध्यान देते हुए हम वस्ती देना चाहिए। जहाँ तक सियाटिका में वस्ती का प्रश्न है तो इसमें दशमूल वस्ती, एरण्यमूलादि वस्ती और माधुतैलिक वस्ती, ये तीनों वस्तियाँ इसमें कार्यकारी हैं। तीनों वस्तियों का आप प्रयोग पेशेंट में कर सकते हैं। रजनीश शर्मा, पित्तज गृहिणी में विबंध होने पर कौन सी वस्ती दें? देखिए, अगर पित्तज गृहिणी है तो पित्तज गृहिणी में तो विबंध बहुत कम मात्रा में मिलता है, क्योंकि वैसे ही पित्त जो है सस्नेह उष्णम तीक्ष्णम च द्रवमलम सरम कटु, वहाँ वैसे ही उष्ण तीक्ष्ण है, स्नेह है, तो बहुत कम मिलता है। फिर भी अगर विबंध मिलता है तो ऐसी अवस्था में आप ईसबगोल 5 ग्राम की मात्रा में दोनों टाइम आप प्रयोग कर सकते हैं। और वस्ती क्षीर वस्ती के स्थान पर इसमें कुटज, मुलैठी, बिल्व, गुदा और शतावरी, कुटज, मुलैठी, बिल्व, गुदा और शतावरी, इनका काढ़ा बना करके मान लीजिए 400 ml काढ़ा बनाया, 200 ml दूध डाल करके दुग्ध शेष रहने तक आप पका लीजिए। ये क्षीर वस्ती हो गई। इसको देंगे तो इसमें, क्योंकि ये साथ साथ में उसको संग्रहणी भी है, गृहिणी भी है, IBS भी है, तो इसलिए कुटज, मुलैठी, बिल्व और शतावरी का प्रयोग करना चाहिए। 30-30 ग्राम चारों ले लीजिए और उसमें करीब 8 गुना पानी डाल दीजिए, चतुर्थांश शेष रहने तक पका लीजिए। तो 400 ml काढ़ा बनाए, 200 ml दूध डाल दीजिए और दुग्ध शेष रहने तक धीरे धीरे पाक करें। ये वस्ती इसके लिए श्रेष्ठ है। गरिमा शर्मा, उनका एक पेशेंट है, उन्होंने पत्रांगासो, कांचनादि गुल, सुकुमार घृत 3 मात्रा दे रहे हैं, लेकिन MC उनका फिर भी डिस्टर्ब है, मेंस्ट्रुअल साइकिल उनका डिस्टर्ब है। ऐसे पेशेंट में पहले आप संशोधन कराएं, खास तौर से विरेचन कराएं, बमन की जगह विरेचन कराएं। और विरेचन करने के पश्चात फिर दवाइयाँ आप देंगे तो निश्चित रूप से आराम होगा। इसमें एक टैबलेट आती है एलारसिन की, एलोज कंपाउंड, 2-2 गोली दिन में 2 बार दें। पुष्यानुक चूर्ण 5 ग्राम दिन में 2 बार पानी के साथ। प्रद्रांतरक लौह 250 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम और मुक्ता पिष्टी 125 मिलीग्राम, इन तीनों को मिला करके दिन में 2 या 3 बार देवें। इसके अलावा शतावरी चूर्ण, मुलैठी चूर्ण और नाग केसर, इन तीनों को मिला करके चूर्ण 1-1 चम्मच सुबह शाम दोनों टाइम पेशेंट को देवें। तो शोधन करने के पश्चात ये दवाइयाँ देंगे, क्योंकि ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस है जो आप बता रही हैं, MC डिस्टर्बेंस, निश्चित रूप से हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से ऐसा हो रहा है। डॉक्टर BR चौधरी, उनका प्रश्न है, उत्तर बस्ती में नारायण तेल की जगह महानारायण तेल दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन खास तौर से उत्तर बस्ती में दशमूल तेल का प्रयोग किया जाता है। दशमूल तेल, घृत में फलघृत तेल, ये ज़्यादा उपयोग है। काढ़े में दशमूल क्वाथ या अगर गर्भधारण के लिए आप कर रहे हैं तो उसमें कुटज और गंभारी, कुटज और गंभारी और दशमूल, ये तीनों मिला लीजिए 20 ग्राम लेकर के
और इसका काढ़ा बना करके निरूह वस्ती दे सकते हैं। तो अनुवासन में फलघृत या दशमूल तेल। अब यदि कोई वातव व्याधि है, आपको देना ही है, तो महानारायण तेल भी आप दे सकते हैं। मात्रा 10 ml से 20 ml तक, अगर आप अनुवासन वस्ती दे रहे हैं तो 10 से 20 ml तक आप दे सकते हैं। निरूह दे रहे हैं तो आप 20 to 40 ml तक भी आप निरूह वस्ती दे सकते हैं। डॉक्टर रजनीश शर्मा, पंचकोल क्वाथ सूखा उपलब्ध है तो कैसे बनाना चाहिए काढ़ा? आपने लिखा है कि 20 ग्राम औषधि लेते हैं और 6 गुना पानी डालते हैं, अर्थात 8 गुना पानी, तो 8 दूनी 1600 ml पानी डाल करके चतुर्थांश शेष रहने तक आप पकाते हैं। बिल्कुल सही विधि है आपकी। सिद्धांत यही है कि औषधि का 8 गुना पानी लेना चाहिए, लेकिन 4 गुना भी आप पानी ले सकते हैं। जैसे 20 ग्राम आपने पंचकोल काढ़ा लिया तो 800 ml पानी डाल करके और 200 ml शेष रहने तक पका लें, ये काढ़ा तैयार हो जाता है। 1600 ml पानी भी आप डाल सकते हैं। तो आप जो प्रयोग कर रहे हैं वो सही है, और मेरा विचार है कि आप जो है 4 गुना पानी लीजिए। 4 गुना पानी लेने से भी आपका काम सिद्ध हो जाता है। निधि शर्मा, 7 ईयर्स का बच्चा है, नाक से श्वास लेता है और मुख से निकालता है, स्नोरिंग भी होता है, फीवर नहीं है उसको, और स्पीच भी लेट है। हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं? तो ये पेशेंट नासा अवरोध है इस पेशेंट को। ऐसे पेशेंट में चूँकि बालक है तो शोधन नस नहीं देना है। ऐसे में आप सरबिंदु तैल 4-4 बूंद दोनों टाइम पेशेंट को डालें, थोड़ा कुनकुना करके। पहले वाय अभ्यंग और वाय स्वेदन कर लें ग्रीवा के ऊपर भाग में, और वचा तैल या सरबिंदु तैल 4 बूंद की मात्रा में दिन में 2 बार डालें। ये लगातार आप 20 से 21 दिन देंगे तो पेशेंट को लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा लक्ष्मी विलास रस 125 मिलीग्राम, स्वर्ण बसंत मालती 60 मिलीग्राम और अभ्रक भस्म 60 मिलीग्राम दिन में 2 या 3 मात्राएं शहद के साथ पेशेंट को देना चाहिए। इसके अलावा टैबलेट सेप्टिलीन या सिरप सेप्टिलीन सिरप दीजिए। बच्चा है, 1-1 चम्मच दिन में 3 बार। बाल चतुर्भद्र सिरप आता है, ये भी बहुत अच्छा है इसके लिए। 1-1 चम्मच दिन में 3 बार आप इसका सेवन कराएं। डॉक्टर शिल्पा मिश्रा, फीमेल पेशेंट है, 15 साल की पेशेंट है। उनको DUB मेनोरेजिया इन 15 days ऑफ रिपीटेड साइकिल, बार बार MC होता है। DUB का मतलब होता है डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। सिम्टम में हैवी ब्लीडिंग होती है, क्लॉट्स भी निकलते हैं। मोर देन 7 days 7 दिन के अंतर से भी ब्लीडिंग होना प्रारंभ हो जाती है। ये भी, और इसके कारण क्या है, ब्लीडिंग हो जाने से हीमोग्लोबिन भी पेशेंट का कम हो जाता है। तो सबसे पहले ब्लीडिंग रोकने का कार्य करें, और उसके लिए बोलबद्ध रस 250 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम दिन में 3 या 4 बार पुड़िया दीजिए। इसके अलावा नाग केसर और मुलैठी, नाग केसर और मुलैठी बराबर मात्रा में चूर्ण बना लीजिए। 1-1 चम्मच दिन में 2 बार पेशेंट को दें। टैबलेट में स्टिप्लॉन 2 गोली दिन में 2 बार, या पोसिक्स कैप्सूल आती हैं 2 कैप्सूल सुबह शाम को, इससे ब्लीडिंग बंद होगी। लेकिन चूंकि हार्मोनल डिसफंक्शन है तभी यूट्राइन ब्लीडिंग इरेगुलर हो रही है। ऐसी अवस्था में पेशेंट में वमन विरेचन जरूर कराएं। वमन विरेचन करने के पश्चात फिर इसके बाद दवाइयाँ देंगे तो निश्चित रूप से पेशेंट को लाभ करेगा। कुमारी आसो 2 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम पेशेंट को देना चाहिए। इसके अलावा पुष्यानुक चूर्ण 5 ग्राम दिन में 3 बार। रोहित अरोरा, प्रोटीन इन यूरिन और कोलाइटिस भी है उनको। तो प्रोटीन के रूप में ज़्यादातर एल्ब्यूमिन
पेशेंट में निकलता है और इससे रोगी कमज़ोर हो जाता है। इसके ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले तो प्रोटीन सब्सटेंसेस लेना कम कर दें। दूसरा बंगशील टैबलेट और चंद्र प्रभावटी 2-2 गोली दिन में 2 बार 2-3 महीने तक देवें। इससे रोगी को निश्चित रूप से आराम प्राप्त होता है। कोलाइटिस है तो निश्चित है ये गृहिणी से संबंधित कुछ रोग है। कॉलोन में इन्फ्लेमेशन है, पेशेंट को दर्द होता है। ऐसी अवस्था में बिल्व चूर्ण, सौंफ चूर्ण और ईसबगोल ये 100-100 ग्राम तीनों को ले लें। 1 चम्मच सुबह शाम पेशेंट को दें तो कोलाइटिस में निश्चित रूप से आराम होता है। शोधन भी कराएं। यदि मल विबद्धता हो, वेदना हो तो अनुलोमन के लिए विरेचन करा दें। पंचतंत्र घर से आभ्यंतर स्नेहपान और विरेचन करा दें। इसके बाद फिर संग्रहणी या गृहिणी का ट्रीटमेंट करें। पंचामृत परपटी 125 मिलीग्राम, सूत शेखर 125 मिलीग्राम, रस परपटी 250 मिलीग्राम दिन में 2 या 3 मात्राएं शहद के साथ देवें। इसके अलावा कुटज घनबटी, अमीबिका बटी 2-2 गोली दिन में 2 बार पेशेंट को देना चाहिए। कुटजारिष्ट भी इसमें लाभ करता है। कुटजारिष्ट 2 चम्मच दवाई, 2 चम्मच पानी भोजन के बाद आप दें। इन प्रश्नों के साथ कुछ हमारे चिकित्सक भी व्याख्यान सुन रहे हैं, उनको भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर रचना जायसवाल, डॉक्टर सुकुमार जोशी, डॉक्टर आशा तंदेल, डॉक्टर अनिल पांडे, डॉक्टर राजेश उपाध्याय, डॉक्टर बलवीर सिंह मलिक, कृष्णा सागर जी, सपना डीमरी जी, प्रजाता कुलकर्णी जी, अरुण जी, अवधेश कुमार जी, डॉक्टर जगपाल सिंह, डॉक्टर वंदना पाठक, डॉक्टर सोनल पटेल, डॉक्टर गिरिराज प्रसाद शर्मा जी, डॉक्टर शिल्पा पालस्कर जी, भूक्या रवि जी, डॉक्टर हनमे ग्वाड़ा जी, डॉक्टर विकास चौधरी, डॉक्टर आशुतोष कुमार, डॉक्टर प्रतिभा जी, डॉक्टर शुभम सिंह, डॉक्टर विनोश्वरी श्रीवास्तव, आनंद आयुर्वेद, मंजूश्री साहू, अनुराधा रेड्डी, डॉक्टर हेमलता जी, डॉक्टर संजय जी, डॉक्टर विनय मित्तल, डॉक्टर मनोरंजन साहू जी, अस्मिता निर्मल। इनका एक प्रश्न है, पीसीओडी में हमें क्या करना चाहिए? तो पीसीओडी में विधिवत पहले वमन कराएं, फिर विरेचन कराएं और फिर लेखन वस्तु का प्रयोग करें। ये चिकित्सा करने के पश्चात फिर इसके पश्चात कांचनादि गुलू 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को देवें। इसके अलावा त्रिफला चूर्ण और वायवेडंग 100-100 ग्राम ले लें। 1-1 चम्मच दिन में 2 बार पानी के साथ दें। इतना ट्रीटमेंट आप करेंगे तो निश्चित रूप से पीसीओडी में लाभ प्राप्त होगा। शोधन करना नितांत आवश्यक है। अब आइए क्लेब के बारे में चर्चा करते हैं, जिसको हम इम्पोटेंसी भी कहते हैं। यह शुक्र धातु दूषित होने के कारण क्लेब रोग होता है। जब शुक्र धातु दूषित हो जाती है तो क्लेब की उत्पत्ति होती है। मैथुन में क्षमता न हो, अक्षमता हो, संतान उत्पादन में असमर्थ हो, साधारण भाषा में इसी को नपुंसकता या इम्पोटेंसी कहते हैं। सामान्य निदानों में अत्यधिक मैथुन करना, अकाल मैथुन, अयोनि मैथुन, कटु, तिक्त, कषाय, उष्ण पदार्थों का निरंतर सेवन करना, शुक्र का क्षय हो जाना, वृद्ध व्यक्तियों में भय, चिंता, शोक, क्रोध, शस्त्र, क्षार, अग्निकर्म का अनुचित प्रयोग, शुक्र वह स्रोतस दुष्टि, वेगों का निरंतर धारण करना, अधारणी वेगों को धारण करना, रसादी धातु का दूषित होना, इनके कारणों से शुक्र धातु दूषित होकर के क्लेबी की उत्पत्ति करता है। आइए भेदों पर चर्चा करें। बीजोपघात 4 प्रकार का होता है।
बीजोपघातजन्य क्लैब्य, ध्वजोपघातजन्य क्लैब्य, जराजन्य क्लैब्य और शुक्र क्षयजन्य क्लैब्य। इस प्रकार से 4 प्रकार का क्लैब्य शास्त्रों में वर्णन मिलता है। आइए संप्राप्ति देखें। निदान का सेवन करने से जो ऊपर हमने बताए उससे त्रिदोष का प्रकोप होता है। दोषों का शुक्र वह स्रोतस में गमन, शुक्र धातु को दूषित करता है, दुष्ट करता है, परिणाम स्वरूप क्लैब्य रोग की उत्पत्ति होती है। आइए लक्षण देखें। तो बीजोपघातज किसे कहते हैं? बीजोपघातज क्लैब्य यह दुर्बल व्यक्तियों में होता है। अल्प हर्ष उत्साह नहीं रहता, शारीरिक शरीर का वर्ण पांडुर वर्ण का हो जाता है, मैथुन में आनंद नहीं मिलता उसको, हृदय रोग से ग्रसित हो जाता है, पांडु रोगी और कामला से भी पीड़ित हो सकता है ऐसा व्यक्ति। ये बीजोपघात जन्य जो क्लैब्य है उसके लक्षण है। दूसरा है ध्वजोपघात क्लैब्य, लिंग में शोथ होना, वेदना होना, राग, स्फोट, पाक, लिंग के ऊपर मांस वृद्धि, भ्रूणोत्पत्ति हो जाना, व्रण से स्राव होना, लिंग टेढ़ा हो जाना, ज्वर, तृष्णा, भ्रम, मूर्छा, छर्दी, मूत्राशय और अंडकोश में स्वेदन होना, तीव्र दाह और वेदना की उत्पत्ति। जराजन्य क्लैब्य, बिना परिश्रम के थकावट महसूस करना, दुर्बलता, बल, वीर, वर्ण क्षीण हो जाना, लिंग में सड़न, कृमि उत्पत्ति, ग्लांस ऑफ पेरेंस को सड़ना, ग्लांस ऑफ पेरेंस जो सड़ने लगता है, और अनेक व्याधियों की उत्पत्ति होती है। इंद्रियों में क्षीणता होती है, इसको जराजन्य क्लैब्य कहते हैं। शुक्र क्षयजन्य, रस धातु की क्षीणता, रक्त, मांस, मेद आदि क्षीण हो जाते हैं, शुक्र का नाश होता है, अनेक रोगों की उत्पत्ति होती है और लास्ट में मृत्यु भी पेशेंट में हो सकती है शुक्र क्षयजन्य क्लैब्य में। साध्यासाता को देखें तो समुचित चिकित्सा होने पर ध्वजोपघातज क्लैब्य और शुक्र क्षयजन्य क्लैब्य साध्य होता है, सहज क्लैब्य असाध्य होता है। अब आइए चिकित्सा पर ध्यान देवें। अश्वगंधा घृत से आभ्यंतर स्नेहपान कराएं, फिर विधिवत स्वेदन करके वमन कराएं। वमन के बाद वमन के 15वें दिन विरेचन कैसे कराना है ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। पश्चात अनुवासन वस्ती और निरूह वस्ती देना चाहिए। अनुवासन के रूप में अश्वगंधा घृत 30 ml भोजन के बाद आप इसको दे सकते हैं। निरूह के रूप में बहुत ही उपयोगी वस्ती है ये पलाश छाल, एरंडमूल और मुस्तक पात, इनको 50-50 ग्राम लेकर के 300 ml काढ़ा बना लीजिए और इसमें शतावरी घृत 50 ml, शहद 50 ml मिला करके इस बस्ती को दीजिए। ये बहुत ही वृक्ष बस्ती है। एक और वृक्ष बस्ती बिदारी कंद, सरीवन, रासना, पिपली, अश्वगंधा, केवाच बीज। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, बिदारी कंद, सरीवन, रासना, पिपली, अश्वगंधा और केवाच बीज चूर्ण प्रत्येक 30-30 ग्राम लेकर के 300 ml काढ़ा बना लीजिए और इसमें ईख का रस, गन्ने का रस 50 ml, अश्वगंधा घृत 50 ml, शहद 50 ml। ये बस्ती बहुत ही श्रेष्ठ है। वृक्ष के दृष्टिकोण से कालवस्ती क्रम से ये बस्ती देना चाहिए। निरूह मैंने आपको बताई और अनुवासन के रूप में अश्वगंधा घृत। अपत्य कर दुग्ध ये बहुत उपयोगी है, इसको रोज बनाना पड़ता है। इसमें केवाच बीज चूर्ण, उड़द दाल, खजूर, शतावरी, सिंघाड़ा। फिर से रिपीट करता हूँ, केवाच बीज, उड़द दाल, खजूर, शतावरी और सिंघाड़ा प्रत्येक को आप 10-10 ग्राम ले लें और फिर इसमें टोटली 50 ग्राम द्रव्य हो जाएगा। इसमें 100 ml दुग्ध और 400 ml पानी डाल करके दुग्ध शेष रहने तक पका लें। फिर दुग्ध को छान लें, इसमें थोड़ा मिश्री
बंसलोचन मिश्री करीब 10 ग्राम, बंसलोचन 500 मिलीग्राम, शुद्ध घृत 10 ग्राम और शहद 20 ग्राम मिला करके इसका प्रतिदिन प्रातः खाली पेट में सेवन करें। ये बहुत ही वृश्य है, इसका नाम अपत्यकृत दुग्ध है। अपत्यकृत घृत भी बना सकते हैं। इसमें शतावरी, बिदारी कंद, उड़द, केवांचबी चूर्ण, अश्वगंधा और गोक्षुर। फिर से बोलता हूँ मैं, शतावरी, बिदारी कंद, उड़द, केवांच बीज और अश्वगंधा और गोक्षुर प्रत्येक जो है 50-50 ग्राम ले लीजिए। यौकुट करिए, इसका काढ़ा बना लीजिए 500 ml और उसमें 300 ml गोदुग्ध डालिए और लगभग 1200 ml दुग्ध डालिए। क्वाथ हो गया 500 ml, 300 ml गोघृत और 1200 ml गोदुग्ध। धीरे धीरे पकाइए, जब घृत शेष रह जाए तब तक इसको पाक करना है और इसमें चीनी और मधु मिला करके इसका सेवन प्रतिदिन प्रातः या सायं आप कर सकते हैं। तो अपत्यकृत घृत और अपत्यकृत दुग्ध ये बहुत उपयोगी है। घृत तो आप बना के रख सकते हैं, लेकिन दुग्ध का तो प्रतिदिन आपको बनाना पड़ेगा। औषधियों में पुष्पधन्वा रस 125 मिलीग्राम, सिद्ध मकर ध्वज 60 मिलीग्राम, नवजीवन रस 125 मिलीग्राम दिन में 2 बार शहद के साथ या कौच पाक के साथ दीजिए। दूसरा एक योग है पूर्ण चंद्रोदय रस 125 मिलीग्राम, बसंत कुसुमाकर 60 मिलीग्राम और पुराल पिष्टी 250 मिलीग्राम। ये एक पुड़िया है। ऐसी दिन में 2 बार च्यवनप्राश के साथ या कौच पाक के साथ या ब्राह्मी औले के साथ इसको देना चाहिए। वानरी गुटिका भी बाजार में उपलब्ध है, इसका प्रयोग करें या कल्प के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। ब्रह्मणी बटी भी बाजार में उपलब्ध है, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को। और केवांच पाक, केवांच बीज का पाक या कौच पाक भी बाजार में उपलब्ध है, उसकी 1 चम्मच सुबह शाम ठंडे दूध के साथ लेना चाहिए। इसके अलावा नरसिंह चूर्ण, अश्वगंधा चूर्ण 5-5 ग्राम की मात्रा में दोनों को आप लेवें। आसो अरिष्ट में अश्वगंधारिष्ट और द्राक्षासों का सेवन आप कर सकते हैं। घृतों में कल्याण घृत, फल घृत का प्रयोग कर सकते हैं और स्थानिक उपयोग के लिए गोपाल तैल ये भी उत्तेजक होता है, इसका भी आप स्थानीय लेपनार्थ प्रयोग कर सकते हैं। केसर पाक, मूसली पाक, च्यवनप्राश इनका प्रयोग भी आप करें, बड़ा लाभप्रद होता है। आमल की रसायन तो बहुत ही अच्छा है, 1 चम्मच सुबह शाम को दुग्ध के साथ सेवन करें। आसो अरिष्ट में मृत संजीवनी सुरा का भी उपयोग आप कर सकते हैं। स्लज इत्यादि बटी 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को आप इसका प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा त्रिफला, मुलैठी, पीपर और मिश्री, त्रिफला, मुलैठी, पीपर और मिश्री बराबर मात्रा में लेकर चूर्ण बना लीजिए और इसमें थोड़ा सा बंसलोचन मिला करके शहद के साथ इसका सेवन करें। ये बहुत ही उपयोगी वृश्य और बाजीकरण मैंने बताई है। इसके अलावा एक वस्ती बाजीकरण वस्ती देते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। इसमें शतावरी, मुलैठी, सफ़ेद मूसली, अश्वगंधा और केवांच बीज और बबूल फली, इन औषधियों को लेकर के डिकॉक्शन बना लें। 400 ml और 200 ml दूध डाल करके दुग्ध शेष रहने तक पाक कर लें। ये भी ब्राह्मण के लिए बहुत श्रेष्ठ वस्ती है, क्षीर वस्ती, इसका भी प्रयोग आप करें। इसमें भी क्लैब्य में बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होता है। इस तरीके से कुछ जो विचार थे मैंने आपके सामने रखे। आशा है आपने नोट किया होगा और इसका प्रयोग जरूर करें और मुझे भी बताएं। इसका प्रयोग करने के बाद आप मुझे भी अवगत कराएं। आप सबको पुनः धन्यवाद। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय आयुर्वेद, नमस्कार।